तो आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे। आज हम डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में डिस्कशन करेंगे। कल हमने जैसे देखा था वेरिएबल वेरिएबल दो तरीके से बन रहा था। एक वैर से बन रहा था और एक लेट से बन रहा था। एक तो दोनों में डिफरेंस भी बता देता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद var कीवर्ड इज ऑफ ग्लोबल स्कोप, जबकि वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद let कीवर्ड इज ऑफ लोकल स्कोप। अभी देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, शायद ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी आपको। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, स्कोप। स्कोप को आप ऐसे समझ सकते हैं किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम, कोई वेरिएबल कहाँ से लेके कहाँ तक आपके कोड में यूज किया जा सकता है, एसेसिबल है। यहाँ से यहाँ तक ही इस वेरिएबल का मतलब है। इस पॉइंट के आगे उस वेरिएबल का कोई मतलब नहीं होता है। उसे स्कोप कहते हैं उस वेरिएबल के लिए, कि इस स्कोप, इस वेरिएबल का जीवन रेखा, कि यहाँ से यहाँ तक ये वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, इसके आगे आप यूज नहीं कर सकते। फंक्शंस वैसे हमने अभी पढ़े नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। से मैंने वेरिएबल बनाया x जिसकी वैल्यू है 10, वैर से बनाया। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सम। फंक्शंस आएंगे आपके पास अभी थोड़ी देर में। इसके अंदर हमने ये लिखा, हमने एक नया वेरिएबल बनाया y। इसके अंदर हमने क्या डाला है कि x में 10 जोड़ो, जितना निकल के आता है वो y होगा, यानी y हो जाएगा 20। देखिए ये बिल्कुल सही है, ये कोड एकदम वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। हाँ, ये वेयर y जो हो गया, अब मैं इस y को नीचे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। y इज इक्वल टू कुछ भी कर सकता हूँ। y में अगर प्रिंट कराना है y को, अलर्ट y। देखिए ये कोड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज अगर हम लेट से करते, से फंक्शन बनाया हमने सम, यहां मैं कीवर्ड वेरिएबल बना रहा हूं लेट से। अच्छा, एक्स डिफाइन नहीं किया हमने। ठीक है, देखिए अब हो ये रहा है। अगर अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये जो लाइन 75 पे अलर्ट y हमने लिखा है, ये रन नहीं होगा, ये एरर देगा, मतलब अलर्ट की y की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। वो क्यों? देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे y से, सॉरी वैर से। y जो डिक्लेयर किया था वो वैर से डिक्लेयर किया गया था। वैर से बना हुआ कीवर्ड, ये भी और ये भी वैर से था, एक ग्लोबल कीवर्ड कहलाता है। ग्लोबल का मतलब होता है जिसे आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइन 1 से लेके लास्ट लाइन तक। अगर 200 लाइन का प्रोग्राम है तो 0 से लेके 200 लाइन में कहीं भी वो इस्तेमाल हो सकता है। वैर का ये मतलब होता है। इसलिए जब ये वाला प्रोग्राम में हमने वाई वेरिएबल बनाया था, वो देखिए वो फंक्शन के अंदर बनाए। फंक्शंस आपको डिटेल में भी आएंगे, बट अभी आप इतना देख सकते हैं कि फंक्शन का ये चालू यहाँ हो रहा है, बंद यहाँ हो रहा है। इसके अंदर वेयर कीवर्ड, वेयर वेरिएबल बना है। हम जब उसको प्रिंट करा रहे हैं तो हम फंक्शन के बाहर हैं। चूंकि वो वेरिएबल वेयर से बना है तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करो, बाहर इस्तेमाल करो, सब जगह चलता है। देखिए ये चीज लेट में नहीं होती है। लेट से बने हुए फंक्शन स्कोप के अंदर ही रहते हैं। लोकल स्कोप यानी जहां उन्हें बनाया गया है वो वहीं इस्तेमाल हो सकते हैं। एक्स जो है वो किसी फंक्शन के अंदर आपको दिख रहा है, नहीं है, वो फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है, तो वो तो कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा। लेट से जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, देखिए
वो एक लोकल वेरिएबल कहलाता है। लोकल वेरिएबल का क्या मतलब है? x हमने देखिए किसी फंक्शन के अंदर नहीं डाला है, तो x तो एक तरह से ग्लोबल ही कहलाएगा, वो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर आप लाइन 73 पे देखें, जो y वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो एक फंक्शन के अंदर है और लेट से डिफाइंड है। ये एक लोकल वेरिएबल होता है, यानी कि वो फंक्शन के अंदर अंदर या जो भी स्कोप के अंदर उसे बनाया गया है उसके अंदर ही चलेगा, बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। देखिए लेट और वैर के वेरिएबल्स में ये बहुत बड़ा फर्क है। हम वैर इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, लेट से ही वेरिएबल बनाया करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम लेट से वेरिएबल बना रहे हैं और वो किसी स्कोप के अंदर है जैसे कि ये, तो वो ये बाहर नहीं चलेगा। यहाँ चल रहा था क्योंकि वह सब कुछ वैर से था, यहाँ नहीं चलेगा। हम लेट से ही काम करेंगे, वैर से ज़्यादा नहीं करेंगे। वैर और लेट के वेरिएबल्स में इतना सा ही फर्क होता है स्कोप का। ओके। एक नई फाइल हम बना लेते हैं। मैंने एक चीज लिखी यहाँ, डेटा टाइप्स। डेटा इज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे आप इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें। टाइप्स माने उसके प्रकार, तो इंफॉर्मेशन के प्रकार डेटा टाइप्स। कितने टाइप्स के डेटा हमें जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं वो बताता हूँ आपको। ए वेरिएबल जो हमने बनाया उसमें हमने वैल्यू स्टोर करी 10, तो उस समय ये पता चला कि ए जो है वो नंबर टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि उसमें जो स्टोर है वो नंबर है। नेम नाम का वेरिएबल जो है उसमें हमने स्टोर कराया है अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, इसलिए इन्हें बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है नेम। तो कैसे मालूम चला? क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएबल है, वैल्यू है, वो है एक स्ट्रिंग प्रकार की। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स स्ट्रिंग कहलाता है। पॉइंट वाले नंबर भी जावास्क्रिप्ट में बस नंबर ही कहलाते हैं। सी प्लस प्लस जावा वगैरह में क्या होता था, पॉइंट वाले नंबर और बिना पॉइंट वाले नंबर में अलग अलग डेटा टाइप होते थे। ये होता था इंटीजर या इंट, ये होता था फ्लोर। जावास्क्रिप्ट के लिए पॉइंट वाला नंबर भी नंबर है और बिना पॉइंट वाला नंबर भी नंबर ही है। जावास्क्रिप्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग डिफरेंस नहीं करता जावास्क्रिप्ट में। तो नंबर वो भी नंबर है, ये भी नंबर है। नंबर हुआ, स्ट्रिंग हुआ। कल मैंने आपको एक ट्रू फॉल्स वाला बताया था। दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो खा सकती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। ये स्ट्रिंग नहीं कहलाती, ये कहलाती हैं बूलियन। इसलिए इनको ध्यान दीजिए, मैंने कोट्स में नहीं लिखा है। ये अब स्ट्रिंग हो गया, पर इसका वो मतलब नहीं है जो इस फॉल्स का होता है। ऐसे ही ये ट्रू जो है वो बूलियन है, ये स्ट्रिंग है, इसका कोई स्पेशल मतलब नहीं है। इसके अलावा जो डेटा टाइप हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, एरे, इसका डेटा टाइप एरे ही होता है, नहीं ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट अलग से भी होता है।
डिटेल में ही आएंगे, अभी कंफ्यूज भी हो रहे हो तो कोई बात नहीं। और एक होता है अनडिफाइंड। ये कुछ 6-7 डेटा टाइप्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में हम देखने वाले हैं। नंबर तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है, स्ट्रिंग भी आप समझ रहे हैं। बूलियन सिर्फ 2 ही वैल्यूज कंटेन करता है, ट्रू या फॉल्स। एरे जिसको कि इंटरनली ऑब्जेक्ट ही बुलाया जाता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग से भी होता है। ये दोनों डिटेल में थोड़ी देर बाद है। लास्ट में जो लिखा है वो है अनडिफाइंड। देखिए अनडिफाइंड क्या होता है, कोई भी ऐसा वेरिएबल, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया नेम, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो भी अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड जिसको कुछ डिफाइन नहीं किया आपने। जैसे जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जब तक उसको वैल्यू नहीं मिलती तब तक वो अनडिफाइंड तो होता ही होता है। आप अलग से किसी वेरिएबल को अनडिफाइंड वैल्यू भी दे सकते हो। वो कैसे होगा, उसमें आप लिख दो शब्द अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड होता है। अब तो इनके पास कोई वैल्यू ही ना हो, या फिर जिनको आपने खुद ही वैल्यू दी हो, वो वैल्यू क्या हो, अनडिफाइंड। ऐसे वेरिएबल्स को का डेटा टाइप भी आप क्या लोगे, क्या है, अनडिफाइंड है। ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, तो आपको कहना है कि उस वेरिएबल का टाइप अनडिफाइंड है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं अलग अलग डेटा टाइप के, इन पे इनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम, ये पढ़ क्यों रहे हैं, इनका यूज कैसे होता है। इन पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स को सम करना, दो नंबर्स को सम करना एक ऑपरेशन है, माइनस करना है सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बढ़ाना, घटाना, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया n1 जिसको हमने वैल्यू दे दी 10। हमने एक वेरिएबल बनाया n2 जिसको हमने वैल्यू दे दी 20। सबसे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। n1 प्लस n2 ये आपको कुछ देगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड इनटू, इनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें एक और होता है मॉड्यूलस। क्या आप मुझे 25 और 26 में फर्क बता सकते हैं? श्याम, लाइन नंबर 25 पे जो लिखा है और 26 पे जो लिखा है, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? बता सकते हैं? एक तो सर डिवाइड करने के लिए, बिल्कुल। और एक उसकी परसेंटेज निकालने के लिए। नहीं, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। वो परसेंटेज का चिन्ह जरूर है, बट वो यहाँ परसेंटेज नहीं निकाल रहा है। इसको कहते हैं मॉड्यूलस। थोड़ा सा आप देख के मुझे बताइएगा कि ये क्या होता है। जैसे n1 की वैल्यू 10 है, n2 की वैल्यू 20 है, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 परसेंटेज 20। इसको चलो इजी बनाने के लिए उल्टा लिख लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि भाई इसका जवाब क्या आएगा। एक तो लाइन नंबर 25 पे जो लिखा है, क्या आएगा लाइन नंबर 25 का जवाब?
लाइन नंबर 25 का होगा सर 2। 2, सिंपल है। तो लाइन नंबर यस सर। 26 का क्या होगा? देखिए 26 का जवाब आएगा 0, 0। मॉड्यूलस यानी परसेंटेज वाला चिन्ह का मतलब होता है कितना शेषफल बचा। जब हमने 20 में 10 का भाग दिया, कितनी बार गया वो ओके। नहीं देखना मुझे, वो तो 2 बार, वो तो डिवाइड में होता है कि 20 में यस दो, सर। 10 का भाग 2 बार देंगे तो चला जाएगा। ओके। परसेंटेज बताता है कि रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा। जब हम 20 में 10 का भाग देते हैं तो नीचे कुछ नहीं बचता, डिवाइड करते हैं ना अपन। क्यों? 10 हाँ को 2 सर। से गुना करोगे 20 पूरे बार चला गया, आया यस नहीं सर। आया? परसेंटेज यानी हाँ। मॉड्यूलस देखता है रिमाइंडर, शेषफल क्या बचा। इसका आंसर आएगा 0। मुझे ओके बताओ सर। इसका आंसर क्या आएगा? एक आएगा सर। बिल्कुल सही है, 1 आएगा। तो मॉड्यूलस कुछ इस प्रकार काम करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं, ये बड़े सिंपल से हैं। ओके। ऑपरेटर्स और भी होते हैं, देखिए n1 n2 दो वेरिएबल है मेरे पास। देखिए ये आपको कहीं बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, n1 प्लस प्लस या n2 प्लस प्लस, n1 माइनस माइनस, n2 माइनस माइनस। इनका क्या मतलब है? इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। मतलब बताओ दोनों के। इंक्रीमेंट मतलब उसके अंदर जो वैल्यू बढ़ती जाएगी। कितने? एक और बार में एक ही बढ़ेगी, और एक इसका बार में मतलब एक ही बढ़ेगी हाँ, सर। एक घटेगी। अगर मैं n1 प्लस प्लस करता यस। हूँ इसका मतलब है, और उसके बाद उसको प्रिंट कराता हूँ, तो n1 की वैल्यू अब हो गई है 11। n1 ओके। माइनस माइनस करता हूँ फिर उसको प्लस प्रिंट कराता हूँ, इसका मतलब उसकी वैल्यू हो गई है 1 घट के 9। 9। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना? डिक्रीमेंट। अब यस। यहाँ पे लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूँ, देखो इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी दो तरीके के होते हैं। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है? देखना, ओके। अलर्ट, कल हमने अलर्ट देखा था। अलर्ट वो अलग से पॉपअप विंडो जो लेके आ रहा था, वो होता है अलर्ट। सबसे सिंपलेस्ट यस सर। फॉर्म है कुछ भी प्रिंट कराने की जावास्क्रिप्ट में। अलर्ट में मैंने लिखा अगर n1, n1 जो क्या है, वेरिएबल है। जब यस आप सर। पेज को रन कराओगे आपको पॉपअप विंडो के अंदर n1 वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी। यस सर। n1 खुद नजर नहीं आएगा, n1 वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी। ओके। हो गया। ऊपर वाली चीजों को कमेंट कर लेते हैं, शेयर आ रही है कुछ। क्या आया? n1 की वैल्यू 10। 10। n1 खुद क्यों नहीं आया? देखिए n1 वेरिएबल है। वेरिएबल जब आप कहीं भी प्रिंट कराते हैं तो वेरिएबल यस। खुद प्रिंट नहीं होता, उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। वेरिएबल और स्ट्रिंग में यही फर्क ओके। है। अगर मैं ऐसे लिखता तो अब मुझे अलर्ट के अंदर n और 1, n1 दिखाई देगा। अब वो n1 क्योंकि वेरिएबल नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, कभी भी हम कोई वेरिएबल को कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। चाहे वो डबल कोट हो चाहे वो सिंगल कोट हो, हम दोनों में ही नहीं लिखेंगे। अब वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, वो n1 खुद मिलेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। यस सर। वेरिएबल हमेशा बिना कोट के आएंगे, स्ट्रिंग हमेशा कोट में आएगी। अगर मुझे मेरा नाम लिखना है और मैं बिना कोट के लिखूंगा तो वहां पे देखिए कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि रोहित नाम से आपने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, ऊपर बनाया था क्या? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को कोट्स में होना जरूरी है, चाहे सिंगल चाहे डबल। तो अब वो मेरा नाम आपको दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ तो क्या, हाँ मैंने प्रिंट कराया n1,
तो वो आपको n1 की वैल्यू दिखाई दे गई जो कि थी 10। ये रही। ठीक है, यस सर। आंसर बताओ मुझे इसका क्या आएगा। 11 सर। पक्की बात? हाँ। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ भाई, ये तो 10 आ रहा है। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट जो मैंने लिखा वो क्या होता है। देखिए, ओके। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो अब पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीमेंट बाद में, पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब है डिक्रीमेंट बाद में। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो पता ही है अपने को। प्री इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट पहले, प्री डिक्रीमेंट यानी डिक्रीमेंट पहले। ठीक है, ऐसे समझो एक तो। या हाँ, प्लस प्लस या माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर बाद में लिखे हुए हैं वेरिएबल के, जैसे यहाँ प्लस प्लस जो है वो वेरिएबल नाम के बाद में लिखा हुआ है, n1 यस। प्लस प्लस, तो इसको पोस्ट ओके। इंक्रीमेंट बोलेंगे। इसी प्रकार से ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, वहीं अगर ये भी सही है, गलत नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ये है प्री डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। समझ रहे हैं? यस सर। अब होता क्या है इन सबसे, देखिए, चूंकि यहाँ प्लस प्लस या माइनस जो भी है वो बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, है ना। पोस्ट का मतलब होता है, देखिए हमने पूरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अलर्ट है। अलर्ट यानी एक पॉपअप देना है कुछ, जैसे वो ये पॉपअप तो आ रहा है, ऐसा पॉपअप देना है। ठीक है, ये जो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमने लिखा हुआ है n1 और उसके बाद लिखा हुआ है प्लस। पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले जो भी आपको करने को बोला गया है, मैंने हाईलाइट किया है, पहले वो चाहिए। अलर्ट कर दीजिए n1, n1 की वैल्यू हमने 10 सेट करी हुई है ऊपर। n1 की वैल्यू जो हमने सेट करी हुई है, यहाँ पर हमने करके नीचे ले लेते हैं, n1 की वैल्यू जो हमने सेट करी है वो है 10, तो वहां पे हो गई 10। प्रिंट करने के बाद उसने n1 को प्लस प्लस किया, यानी कि 11 किया। जब तक प्रिंट हो रही थी वैल्यू तब तक उसकी वैल्यू 10 थी, तो आपको 10 ही वहां पे दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन प्रिंट होने के बाद सिस्टम में, सिस्टम की मेमोरी में तो n1 की वैल्यू हो चुकी है 11। कहने का मेरा मतलब है अब उसके बाद अगर आप n1 को प्रिंट कराते हो तो आपको बेशक 11 मिलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में जब ये वाला अलर्ट चलेगा तो उसकी वैल्यू पहले प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि तो 10 थी, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद अगर आप उसे कहीं भी प्रिंट या इस्तेमाल करते हो तो आपको 11 मिलेगी। देखिए पहला जो पॉपअप आएगा अभी उसमें 10 ही आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? पहले पॉपअप में 10, इसको मैं हटा दूंगा, उसके बाद ये वाला पॉपअप चलेगा, तो उसमें उसकी वैल्यू आएगी 11। ये ब्राउजर की तरफ से आ रही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू आ रही है 11। पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले जो आपने ऑपरेशन काम बोला है वो होगा, प्रिंटिंग या कहीं वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, तो वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो बाद में होगा। प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या फर्क होता है, देखिए n1 वैल्यू 10, मैंने यहाँ लिखा प्लस प्लस n1, इसका जो आंसर है वो 10 नहीं आएगा, इसका आंसर आपके पास 11 ही आएगा। देखें, देखिए इसमें 11 ही आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, अलर्ट लिखा हुआ था बेशक, उसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है, पहले क्या है प्लस प्लस है, यानी प्री। n1 की वैल्यू को पहले 1 से बढ़ाया गया, n1 की वैल्यू थी 10, उसको हमने किया प्लस प्लस हुई 11, फिर उस 11 को अलर्ट किया गया, अलर्ट 11, तो आपका आंसर में दिखाई दे रहा है 11। इसी प्रकार से अगर यहाँ माइनस माइनस होता तो अब आप मुझे बताइए इस चीज का आंसर क्या आएगा। 9 सर। पक्की बात? हाँ सर। बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा 9, क्योंकि पहले वो डिक्रीमेंट हो चुका है। तो ये समझ यस रहे हो, सर। प्लस और माइनस, पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यस सर। हाँ, अभी तो यस सर बोल रहे हो, कंफ्यूजन देखो अब करता हूँ।
n1 n2 की वैल्यू देख लो, ये है। ओके एक तीसरा वेरिएबल लिया मैंने से x, आपको मुझे ये बताना है लाइन 46 से आंसर क्या आएगा। सर 11 आएगा सर। पक्की बात? और अगर 12 आया तो? हाँ सर नहीं आएगा सर, 11 ही आएगा। हाँ, नहीं सही बात, 11 ही आएगा। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। अब दूसरा ये जो अलर्ट आएगा, इससे मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। पहले वाले से तो 11 ही आएगा अभी भी, इससे तो 11 ही आएगा। यस सर। इससे आंसर क्या आएगा? इससे भी सर 11 ही आएगा। 11 ही आएगा, पक्की बात? हाँ सर। अच्छा, नहीं इससे 11 क्यों आएगा? पहले वाले से 11 आएगा बेशक, दूसरे वाले अलर्ट से अगर हम देखें सही बात है, 11 ही आएगा। आएगा 11 क्यों आया? क्योंकि सर वो पहले एक बार जो किया तो पोस्ट डिक्रीमेंट था ना सर, तो हम्म, उसने पहले वो प्रिंट कर दिया उसने 11, हम्म, फिर उसके बाद में वो 12 हो गया। फिर अगर हम बढ़िया। उसको दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं हाँ, तो पहले प्री डिक्रीमेंट हो गया ना, तो पहले उसको बहुत डिक्रीमेंट कर बढ़िया। दिया, 11 हो गया 12 से। अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कराता तो आंसर क्या आता? ऐसे तो सर 12 आता। बिल्कुल सही है, 12 आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, तो आप बहुत जल्दी समझ गए, वेरी गुड। देखिए जावास्क्रिप्ट में ऐसे लॉजिक्स ही चलेंगे अब थोड़ी देर तक अपन पेज कैसा दिख रहा है वो नहीं, क्यों ऐसा दिख रहा है उस पर भी ध्यान देंगे, यानी लॉजिक देखेंगे, है ना। ओके सर। इसके अलावा ऑपरेटर्स में आपको और भी कई तरह के ऑपरेटर दिखेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन जो होते हैं। मैंने यहाँ अलर्ट में लिखा, मुझे बताइए n1 n2 से बड़ा है क्या? इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। सब मैथ्स में अपन पढ़ के आए हैं छोटी क्लासों में, वही है, ग्रेटर देन भी होता है, लेस देन भी होता है ना। अच्छा मुझे बताओ इस चीज का आंसर क्या आएगा, ये जो मैंने लिखा है, कुछ आंसर आएगा इसका? चलिए देखते हैं एक बार क्या आया। फॉल्स। क्यों? क्योंकि सर वो N1 है ना, वो N2 से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है, सीधी बात है। n1 और n2 की वैल्यू यहाँ रखी जावास्क्रिप्ट ने, 10 20 से बड़ा नहीं होता है, तो उसने आंसर दे दिया फॉल्स। इसी प्रकार से इसका आंसर आएगा ट्रू, है ना। लेस देन, ग्रेटर देन, ये जावास्क्रिप्ट में लेस देन इक्वल टू भी होता है, ये भी होता है। इसके अलावा सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ। लेस देन इक्वल टू, इनका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन तो सिर्फ सर्च करता है बड़ा है कि नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल यस टू ये देखता है बड़ा या फिर बराबर तो नहीं है, बराबर। है ना। अगर यस n1 n2 दोनों में 10 होता तो यहाँ ये ट्रू देता। n1 n2 यस अगर दोनों में 10 होता तो बेशक n1 n2 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है, इसलिए इस कारण इसकी वैल्यू आती हाँ ट्रू। सर। सिमिलरली ये भी वही चेक करता है, या तो छोटा या बराबर तो नहीं, हाँ सर। है ना। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में एक नॉट इक्वल टू भी होता है, इक्वल टू का उल्टा। अच्छा वो बताने से पहले मैं दो वेरिएबल लेता हूँ। एक वेरिएबल लिया 100, एक वेरिएबल लिया 101। इक्वल्स इक्वल्स, देखिए एक तो इक्वल टू होता है ये जो हम पढ़ते हैं आए हैं, ठीक है। इस इक्वल टू को आप कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू प्रदान करना। इक्वल्स क्या कर रहा है, इस ए को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 100, यहाँ पे ओ इस बी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 101। असाइनमेंट, यस सर।
यहाँ डबल इक्वल्स है। डबल इक्वल्स असाइनमेंट नहीं होता, डबल इक्वल्स को कंडीशनल या चेकिंग ऑपरेटर बोलते हैं, कुछ भी बोलो आप। ये कुछ वैल्यू प्रदान नहीं करता, ये पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ए को हम बता रहे थे ए 100 है, कि ए की वैल्यू 100 है, हम बता रहे थे, प्रदान कर रहे थे, असाइन कर रहे थे। यहाँ हम पूछ रहे हैं कि क्या ए बी के बराबर है, या ऐसे बोल लो क्या ए 100 के बराबर है। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है डबल इक्वल्स, वो पूछता है, बताता नहीं है ना। अब मुझे बताओ क्या ए 100 के बराबर है? यस सर है। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ट्रू। ट्रू आ गया। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा सर। क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। नहीं है। आ गया। डबल इक्वल समझ रहे हैं क्या होता है? यस सर। अच्छा, एक वैसे और होता है ट्रिपल इक्वल्स, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको देखना है डबल और ट्रिपल इक्वल्स में डिफरेंस क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे कि आपके लिए आसान है। बस 4 बार इक्वल कुछ नहीं होता। क्या आपको देखना, दो ऑपरेटर और होते हैं, एक है एंड ऑपरेटर बोलते हैं इसको, और एक होता है और, ऐसे दो डंडे। ये एंड और मैं आपको अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा इफ एल्स, उसके साथ आएंगे। नाम सुना होगा कभी इफ एल्स? यस सर सुना है। बहुत बढ़िया। इफ और एल्स और स्विच, 3 तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ऐसे बहुत से लोग इसको भी लूप ही कह देते हैं, बट लूप अलग होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट अलग होते हैं। इफ एल्स लूप में नहीं आते, लूप में आते फॉर, व्हाइल, वो चीजें। इफ एल्स या स्विच का इस्तेमाल होता है, जैसा कि नाम है, कंडीशन। कंडीशन पता लगाने के लिए कि क्या भाई ये चीज ऐसी है, या ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, या ये इस चीज के बराबर है, ये इस चीज के बराबर है। ऐसी जगहों में हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम, देखिए हम एक वेरिएबल लेते हैं ए, जिसकी वैल्यू हमने दे दी 9। एक वेरिएबल लिया ए जिसकी वैल्यू हमने दी 9। इफ, पहले मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए इफ क्या होता है। इफ लिखते हैं ऐसे, इफ लिखा, उसके बाद लगाए हमने ब्रैकेट, इन्हें पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं। शिफ्ट के साथ 9 जब आप दबाते हैं तो आते हैं। तो इफ के बाद हमने लगाए पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस के अंदर अब आप कुछ कंडीशन लिखते हैं, जो कि चेक होती है। अगर वो कंडीशन सही पाई जाती है तो आप ये जो कर्ली ब्रैकेट हमने लगाए, इनके अंदर पहुंच जाते हो। अगर वो कंडीशन सही नहीं पाई जाती है तो आप इन कर्ली ब्रैकेट में नहीं जाते हो, यानी इनके अंदर जो लिखा है फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब मैं इस प्रोग्राम को ब्राउजर में रन कराऊंगा तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? सर कुछ नहीं आएगा सर। सही। बिल्कुल सही बात है। क्यों? हमने बोला इफ, अगर, हाँ, ए 10 से बड़ा है, ए की वैल्यू है 9, 9 10 से बड़ा नहीं होता है, ये कंडीशन पाई गई फॉल्स। इफ का कायदा ये है, अगर ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर ये कंडीशन फॉल्स है, तो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, जिसे आप इफ की डेफिनेशन या इफ की बॉडी बोल सकते हो, उसमें हम जाते ही नहीं है, क्योंकि इस लाइन को ब्राउजर पढ़ ही नहीं रहा।
इसके अलावा पेज में कुछ है ही नहीं। जब आप इसे रन यस कराएंगे तो वो रन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं आ रहा। इसका आंसर आएगा क्या? यस सर। बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर आ जाना चाहिए हेलो, जो कि आगे। इफ बड़ा सिंपल सी चीज है, इस प्रकार से काम करती है। अच्छा, इवन और ऑड नंबर समझते हैं क्या हम, सम और विषम नंबर? यस सर। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम होता है, पता लगाना कोई नंबर इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। तो कैसे लगाते हैं हम कोई नंबर इवन ऑड, कैसे बताते हैं? हम्म देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा अगर ए में 2 का भाग दिया, लेकिन ध्यान दीजिए भाग मैंने डिवाइड से नहीं मॉड्यूलस वाला दिया है। ए में अगर आप 2 का भाग देते हैं, जो बच इवन और ऑड, सम और विषम अगर हमें पता लगाना होता है कंप्यूटर में, तो वो हम कैसे पता लगाते हैं? अब मुझे पता लगाना है ए में जो वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। तो मैंने क्या किया, ए में 2 का भाग दिया, लेकिन अब जो जो मुझे चाहिए वो है, जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा वो कितना है, मैंने लगाया है परसेंटेज का साइन, मॉड्यूलस, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ए में 2 का भाग दिया, जो बचा अगर वो 0 के बराबर है, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा, ये अभी अभी डिस्कस करके आए हैं हम। इफ यस सर। अगर a डिवाइड बाई 2 का जो रिमाइंडर बचता है वो 0 है, तो मतलब वो नंबर जो है वो है इवन, यानी कि सम नंबर इज इवन। ऐसे आप इवन ऑड का पता लगाते हैं। मुझे बताइए, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरी स्क्रीन पे आउटपुट आएगा? नहीं आएगा सर। क्योंकि ये नंबर इवन है क्या? नहीं सर, ए इवन है ही नहीं। ये इवन है ही नहीं। आप जब देखेंगे प्रोग्राम का आउटपुट कुछ नहीं आएगा, है ना? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि यस जब सर। नंबर इवन नहीं है तो ऑड है, तो वो भी तो लिखा है कि नंबर इवन नहीं है तो ऑड है ना? यस सर। वहां यस लेकिन सर। इफ के साथ हमेशा जाता है एल्स, कि अगर ये नहीं तो ये, यदि ये अथवा ये, तो वो एल्स, अथवा जो होता है वो एल्स होता है। अगर आपकी ओके। इफ की कंडीशन सही नहीं है, जो कि हमारे केस में नहीं है, जब 9 में 2 का भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है, 0 नहीं बचता, तो नंबर इवन नहीं है, यस सर। मतलब आप लाइन नंबर 11 को नहीं पढ़ रहे। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा प्रोग्राम अपने आप एल्स में चला जाता है। मतलब अगर इफ नहीं चल रहा तो एल्स चलेगा। तो अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड है। अगर लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगी। चूंकि हमारा नंबर इवन नहीं है, यस सर। ये वो ऑड वाली कंडीशन अपने आप एग्जीक्यूट हो गई, यानी एल्स वाली कंडीशन जो थी वो चल गई। अगर इफ नहीं चल रहा है तो एल्स चलेगा, पर दोनों में से हमेशा एक ही चलता है, दोनों चले ऐसा कभी नहीं होता है। इफ एल्स इस प्रकार वर्क करता है, समझ रहे हैं? यस सर। हालांकि इफ एल्स में आप और डीप में जा सकते हैं, इफ एल्स की सीढ़ी बना सकते हैं कि यदि ये नहीं तो ऐसा करे, नहीं तो ऐसा करे, नहीं तो ऐसा करे, नहीं तो ऐसा करे, मतलब और भी कंडीशंस आप दे सकते हैं। एक उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, देखिए
देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो चेक करेगा कि अगर कोई नंबर 5 से छोटा है, या वो नंबर 5 या 10 के बीच का है, या नंबर 10 से बड़ा है। अब मेरे इस सवाल के अंदर 3 सवाल है ना। जब ऐसा यस कुछ सर। होता है तो हम इफ एल, एक सिंगल इफ और एल्स से काम नहीं करते, बल्कि इफ एल्स की लैडर सीढ़ी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पूछा कि नंबर जो है वो 5 से छोटा है क्या। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, से मैंने एक वेरिएबल ले लिया n, ठीक है, से इसमें वैल्यू रख देता हूँ मैं 4। अब मैं पूछूंगा कि अगर n जो है वो छोटा है 5 से तो कुछ करो, ठीक है, जो करना होगा वो यहाँ लिख दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका नंबर 5 से छोटा नहीं है, तो आप एल्स में आ जाओगे। हालांकि अब मुझे ये भी चेक करना है, ठीक है 5 से छोटा तो नहीं है, पर क्या 10 से छोटा है ना, पर क्या 10 से छोटा है। एक्चुअली 5 से बड़ा या 10 से छोटा है ये देखना है मुझे, मतलब 6, 7, 8 या 9 है। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। जी। एल्स के अंदर दोबारा मैंने क्या लगाया, इफ। एक वाला पहला वाला इफ था कि अगर नंबर 5 से छोटा है तो ये करो। अगर आपका नंबर 5 से छोटा नहीं हुआ तो आप आ जाओगे इस एल्स में, ये वाली चीज चलेगी जो मैंने हाईलाइट की है। इसके अंदर भी हालांकि यस। फिर से सवाल पूछे हैं, ठीक है 5 से छोटा तो नहीं है, पर क्या 5 और 10 के बीच का है। इफ n ग्रेटर देन 5। देखिए अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एंड और बताया था कि एंड और भी कुछ होता है, ये वाली चीज वो मैं अब लगा रहा हूं। मैंने कहा अगर नंबर 5 से बड़ा है और सॉरी एंड नंबर 10 से छोटा है तो उस केस में कुछ करो। अच्छा अगर आपके पास n में लेकिन 11 आ गया तो वो ये भी सही नहीं है ना, ये भी सही नहीं है, तो वो तो इन दोनों में ही नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम लगा देते हैं एल्स, यानी कि नंबर अब 10 से भी बड़ा है। यहाँ मैंने ये प्रिंट करा दिया, यहाँ मैंने ये प्रिंट करा दिया, और यहाँ मैंने ये प्रिंट करा दिया। अभी मुझे बताओ आंसर क्या आएगा पेज पे। इस प्रोग्राम में गलती कुछ नहीं है। सर इसमें आंसर आएगा नंबर इज लेस देन 5, क्यों? क्योंकि सर एन है ना वो इससे छोटा है ना, लेस बिल्कुल सही देन बात है, 5, 5 से छोटा। बिल्कुल सही बात है, नंबर लेस देन 5। मुझे ये यस सर। बताओ, मुझे ये प्रिंट कराना है, लेकिन मैं एन में क्या बदलाव करूंगी ये प्रिंट हो जाए। क्या ग्रेटर देन 10, हम्म, एन की जगह 11 लिख देंगे सर। हम्म, ओ, 4 की जगह पे 4 की जगह 11 लिख देंगे सर। बिल्कुल सही बात है। 11 या कुछ भी 10 से बड़ा लिख दो, नंबर यस। ग्रेटर देन 10। अब हो क्या रहा है, देखिए एन की वैल्यू 11 है, ये कंडीशन हुई, पहले यस चेक सर। करिए, ये कंडीशन हुई फॉल्स। फॉल्स हुई तो आप यस इफ के सर। अंदर तो जाओगे नहीं, एल्स में आ जाओगे। हालांकि एल्स के अंदर भी सवाल पूछा गया अपने से, तो वो फिर से चेक करेगा क्या 11 5 से बड़ा है। देखिए 11 5 से बड़ा है, लेकिन एंड लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड का कायदा ये होता है, ये जो पूरी कंडीशन बोली गई है इसको ट्रू या इसको सही कब माना जाएगा, जब ये चीज सही होगी, जो कि है हमारे केस में, और साथ साथ ये भी सही होगी। 11 5 से बड़ा होता है, लेकिन क्या 10 से छोटा होता है? होता है क्या 10 से छोटा? नहीं सर। हाँ, देखिए एंड का कायदा होता है, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी इस पूरी चीज को ट्रू नहीं माना जाएगा, है ना। ओके। इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स है तो वो सीधे कहाँ आ गया, एल्स में आ गया, और एल्स में हमने जो प्रिंट कराया था वो प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे एंड की जगह होता और, इसको बोलते हैं और। देखिए और का कायदा ये होता है, या तो ये सही हो जाए
या ये सही हो जाए। दोनों में से अगर एक वैल्यू, एक कंडीशन भी सही हो जाती है ना, तो इस पूरी चीज को ही यस सही मान लिया जाता है। मैंने यहाँ पे और क्यों नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ और लगाता ना, देखो आउटपुट में चेंज हो जाएगा। चेंज देख रहे हैं? यस सर। अब 11 जो है 5 और 10 के बीच का तो होता नहीं है, गलत आ रहा है वो तो। वो आ इसलिए हाँ रहा है, देखिए ये कंडीशन सही हो गई थी, 11 5 से बड़ा होता है, उसने आगे वाली को चेक ही नहीं किया और सीधे इसको प्रिंट कर दिया, गलत चीज है। यस सर। हाँ इसीलिए यहाँ पे हमने लगाया था एंड और में यही फर्क होता है। एंड का मतलब है दोनों का सही होना जरूरी है तो ही पूरी चीज सही है, और का मतलब है दोनों में से एक सही भी हो जाए, फिर चाहे दूसरा गलत है, वो कंडीशन को सही माना जाएगा। फर्क समझ रहे हैं एंड और में? यस सर। अब कौन सा कहाँ लगाना होता है वो जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें ही समझ में आता है आपको कि यहाँ पे क्या लगेगा, एंड लगेगा या और लगेगा। तोड़ लगे। बात समझ रहे हैं? यस सर।